आइए, वेलकम है ज्योग्राफी के न्यू सेशन में, जो कि दूसरा चैप्टर हम सब भारत का भूगर्भिक संरचना का 50 क्वेश्चन, जो कि पीवाईक्यू कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया और ये एग्जाम में आने की अधिक संभावना है। डिस्कशन के साथ ही हम सब स्टार्ट करेंगे। तो आइए इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि भारत भारत का प्राचीन भारत का सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा है। भारत का सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा है? तो याद रखिएगा, भारत का जो सबसे प्राचीन भूभाग माना जाता है प्रायद्वीपीय पठार को माना जाता है। जो सबसे प्राचीन भूभाग है वो प्रायद्वीपीय पठार को माना जाता है। और अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं भारत भारत का जो उत्पत्ति, शुरुआत में हम सब जानते हैं कि एक, जिस प्रकार आप आज 7 भागों में देखते हैं पृथ्वी पूरा बटा हुआ है, इस प्रकार बटा हुआ नहीं था, यह अलग अलग भागों में था। शुरुआत में यह अलग अलग भागों में बटा हुआ था। हो गया जी। चलिए देखिए, अगर हम आज देखते हैं जिस प्रकार पृथ्वी को, तो पृथ्वी कहीं ना कहीं हम बीच में काल्पनिक रेखा को रखे हैं, काल्पनिक रेखा, और इसे कहते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। और इसे जब हम ऊपर जाते हैं तो इसे कहते हैं कर्क रेखा, और वहीं जब इसके हम नीचे आते हैं तो कहते हैं मकर रेखा। ये सब हम काल्पनिक रेखा मान के चले हैं। ये सब पृथ्वी का वास्तविक रेखा ना होकर यह काल्पनिक रेखा है, जो कि हम अपनी सुविधा के लिए इसका उपयोग करते हैं। और पृथ्वी पृथ्वी जो है, बीच में एक खंड था। क्या हो रहा है? हाँ, चलिए देखिए, अगर हम बात करें तो पृथ्वी शुरुआत में क्या था? एक गैस का गोला था। धीरे 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 ठंडा होते 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 ये पूर्ण रूप से ठंडा हुई। लेकिन अभी भी पृथ्वी पूर्ण रूप से ठंडा नहीं है, क्योंकि जब इसके हम अंदर की बात करें, जब इसका अंदरी भूभाग की बात करें, भूगर्भिक गर्भ की बात करें, तो अभी भी वो गैस के लावा की तरह है। कहीं ना कहीं ज्वालामुखी उत्पन्न होता है, तो इससे यह संदेश मिलती है कि अभी भी पृथ्वी का जो गर्भ का जो सबसे अंदर का भाग है वो क्या है, अभी भी गर्म है। इस प्रकार हम सब जानते हैं कि भारत का जो है सबसे प्राचीन भाग, भारत का सबसे प्राचीन भाग क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, भारत का जो है सबसे प्राचीन भाग प्रायद्वीपीय पठार है। भारत का सबसे प्राचीन भाग क्या हो जाएगा? प्रायद्वीपीय पठार। अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय 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 की उत्पत्ति तृतीयक युग में हुआ है। हिमालय की उत्पत्ति तृतीयक 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 युग में माना जाता है। तृतीयक युग में माना जाता है। हिमालय की उत्पत्ति तृतीयक युग में माना जाता है। गंगा की मैदान की बात करें तो गंगा की मैदान कहीं ना कहीं 2 भाग में बांट के पड़ते हैं, उत्तरी गंगा की मैदान और दक्षिणी गंगा की मैदान। अब आज ये तटीय मैदान की बात करें तो आप प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय भारत जब देखिएगा तो ये जो भाग है, इस भाग को ही तटीय मैदान कहा जाता है। इसी भाग को जो है तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, कर है भारत भारतीय प्रायद्वीप मुख्यतः किस प्रकार के चट्टान से बना है? तो जब हम चट्टान की बात करें तो चट्टान का जो है अलग अलग रूप से हम जानते हैं। और इस प्रकार अगर बात करें कि प्रायद्वीपीय पठार मतलब किस चट्टान से बना है, तो याद रखिएगा, अवसादी चट्टान, आग्नेय एवं कायांतरी चट्टान, ज्वालामुखी राख और प्रवाल। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा आग्नेय चट्टान, आग्नेय एवं कायांतरी चट्टान, आग्नेय एवं कायांतरी चट्टान। अगर हम आग्नेय की बात करें तो आग्नेय जो है मुख्य रूप से इसके अंदर किसी भी प्रकार के अवसाद जमा नहीं होता, इसलिए इसमें जो है मुख्य तौर पे धात्विक धात्विक जो खनिज होता है, जैसे सोना हो गया, सोना, चांदी, हीरा इत्यादि जो प्राप्त होता है वो आग्नेय चट्टान से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब आगे बात करें कि भारत का सबसे प्राचीन चट्टान, भारत का सबसे प्राचीन चट्टान, आपको याद होगा कि चट्टान का क्रम लिखवाए थे, चट्टान का क्रम लिखवाए थे और एक ट्रिक बताए थे आप सबको कि चट्टान का क्रम याद रखिएगा, ट्रिक याद रखिएगा, ए डी भी के, ए डी के भी
AD के भी। आप सबसे पहले याद रखिएगा ए से आर्कियन, आर्कियन, आर्कियन चट्टान। उसके बाद याद रखिएगा डी से धारवाड़, धारवाड़ चट्टान। उसके बाद के से याद रखिएगा कुडप्पा, कुडप्पा, कुडप्पा। कुडप्पा चट्टान। उसके बाद भी से याद रखिएगा विंध्यन, विंध्यन, विंध्यन। तो ये जो है आपका चट्टान है। सबसे पुराना चट्टान की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? आर्कियन। कौन सा? आर्कियन। उसके बाद सेकंड नंबर में कौन हो जाएगा? धारवाड़। और थर्ड नंबर की बात करें तो कुडप्पा, और चतुर्थ फोर्थ नंबर की बात करें तो बिंद। तो इसमें आपको पूछ रहा है सबसे प्राचीन चट्टान कौन सा है? कौन सा सबसे प्राचीन चट्टान कौन सा है? तो आप ऑप्शन में देख लीजिए। ऑप्शन में आपको सबसे मतलब इसमें ऑप्शन जो 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आर्कियन दिया गया है? नहीं दिया गया। तो इस ऑप्शन अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कौन सा हो जाएगा? धारवाड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धारवाड़ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो कह रहा है अरावली पर्वत, अरावली पर्वत, अरावली पर्वत। अब सबसे पहले हम यही बात करें कि अरावली पर्वत, अरावली पर्वत जो है गुजरात, राजस्थान, दिल्ली वाले क्षेत्र में जो भी पर्वत देखते हैं वो अरावली पर्वत है। और अरावली पर्वत की बात करें तो यह दुनिया में सबसे प्राचीन पर्वत में से एक है, सबसे प्राचीन पर्वत में से एक माना जाता है। अगर वही बात करें कि यह सबसे प्राचीन माना जाता है, तो प्राचीन माना जाता है तो इसे क्या अभी वर्तमान में माना जाता है कि डेड, डेड माउंटेन है। इस प्रकार इसे जो है अरावली पर्वतमाला को जो है अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवशिष्ट पर्वत। क्या कहा जाता है? अवशिष्ट पर्वत। अब अगर हम बात करें कि अरावली, अरावली तो आप सुनिएगा राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन या कोई भी रायसीना पहाड़ी पे है तो वह किसका भाग माना जाता है? अरावली पर्वत का भाग माना जाता है। किसका भाग माना जाता है? अरावली पर्वत का भाग माना जाता है। तो रायसीना पहाड़ी, रायसीना पहाड़ी, रायसीना पहाड़ी किसका भाग है? रायसीना पहाड़ी तो क्या कहिएगा? अरावली पर्वत का। किसका? अरावली पर्वत की। यदि बात करें कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंचा चोटी, सबसे ऊंचा चोटी, तो याद रखिएगा गुरु शिखर इसकी क्या है? सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर, गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर, 1722 मीटर। और यह कहाँ पे पड़ता है गुरु शिखर? तो याद रखिएगा राजस्थान में। कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। जिसको जो पॉइंट नहीं याद रहेगा वो लिखते जाइएगा। क्या रायसीना पहाड़ी पे मतलब दिल्ली, दिल्ली में जितने भी मतलब अधिकारी राष्ट्रपति भवन का नाम सब सुने होइएगा तो सब रायसीना पहाड़ी के अंतर्गत ही आ जाता है। और रायसीना पहाड़ी किसके अंतर्गत? तो अरावली पर्वतमाला। तेजी में लिखे महाराज। राष्ट्रपति जो होता है ना जी, समझे, प्रेम में पड़ा एक पुरुष के तरह होता है। आपको लगेगा, मान लीजिए शादी हुआ तो शादी में सबसे प्रधान कौन आपको लगता है? लगता होगा कि पुरुष सब चीज है। स्टेज पे उसको पैर छुलाया जाता है, हर जगह उसको समाज में इज्जत, उससे उस अकॉर्डिंग क्या माना जाता है कि पुरुष सबसे ज्यादा इज्जत वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। प्यार में पड़े पुरुष राष्ट्रपति की तरह लगता है और स्त्री जो है प्रधानमंत्री की तरह होती है। भली पुरुष कितना भी फरफरा ले लेकिन बात किसका होगा? स्त्री का होगा। तो इसीलिए माना जाता है कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का पावर जो है देखने में बहुत ज्यादा लगेगा, संविधान में बहुत ज्यादा है, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास है? तो वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे याद रखिएगा दक्कन टैप, दक्कन, दक्कन ट्रैप का निर्माण किससे हुआ है? अब देखिए, अगर दक्कन ट्रैप की बात करें तो दक्कन ट्रैप का जो निर्माण हुआ है वह निर्माण हुआ है आपको बेसाल्टिक, बेसाल्टिक लावा से। किससे? बेसाल्टिक लावा से। किससे हुआ है? बेसाल्टिक लावा से हुआ है। तो दक्कन ट्रैप का निर्माण किससे जी? अब आ जाइए,
आगे की बात करें, आगे देखिए गोंडवाना खंड, गोंडवाना खंड का भाग कौन था? गोंडवाना खंड। अब देखिए 2 पॉइंट याद रखिएगा शुरू में, पेंजिया, पेंजिया, पेंजिया नाम का जो है एक भूभाग हुआ करता था। पृथ्वी जो शुरुआत में बताया जिस प्रकार अभी टूटा टूटा भाग है उस प्रकार टूटा टूटा भाग नहीं था। पेंजिया पेंथेलासा एक सागर और एक स्थलीय भाग हुआ करता था, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे टूटने लगा, टूटने लगा। और टूटते टूटते क्या हुआ, यह 2 भाग में टूट गया। टूटते टूटते क्या हुआ, यह 2 भाग में टूट गया। और 2 भाग में टूटा तो एक हो गया अंगारा, ये आपका गोंडवाना, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और दूसरा था गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। अगर बात करें अंगारा लैंड अंतर्गत और गोंडवाना लैंड के अंतर्गत, तो इसमें आप पहले ये याद रख लीजिए कि गोंडवाना भूखंड के भूभाग कौन था। तो देखिए आप एक चीज ये गौर करिए कि इसमें 3, चीन हो गया या रूस हो गया या जापान हो गया, यह तीनों का तीनों भाग कहीं ना कहीं, ये तीनों का तीनों भाग एशिया के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन ये जो भाग है यह गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता था, समझे। तो भारतीय मतलब गोंडवाना का भूखंड कौन था जी? भारत। कौन था? भारत। कौन था? भारत। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। और 2 भाग में बट गया, एक अंगारा और एक गोंडवाना, एक अंगारा एक गोंडवाना। अब आगे की बात करें तो नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत का निर्माण किस काल में हुआ? हिमालय पर्वत का निर्माण किस काल में हुआ? तो याद रखिएगा हिमालय पर्वत का निर्माण अगर आपसे एक ये भी डायरेक्ट दे देता है कि तृतीयक काल, समझे। तो ये पॉइंट तो आप याद रखिएगा ही, तृतीयक काल, तृतीयक काल। और वहीं अगर बात करें कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है तो याद रखिएगा, या किस प्रकार का पर्वत है तो याद रखिएगा नवीन वलित, नवीन, नवीन, नवीन वलित पर्वत है। क्या है? नवीन वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है। हिमालय क्या है? नवीन वलित पर्वत है। अगर बात किया जाए कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है जी? ऊंची चोटी की अगर बात करें तो इसका सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 88, 48, कहीं कहीं 50 भी आता है, लेकिन आप याद रखिएगा 88, 48 मीटर। इस प्रकार देखिए कह रहा है हिमालय पर्वत की निर्माण किस काल में हुआ? तो याद रखिएगा टर्सरी काल में हुआ। कब हुआ? टर्सरी काल में हुआ। अगर ऐसे भी दे दे तो तृतीय काल। ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि भारत, भारत का सबसे नवीन भूभाग क्या है? भारत का सबसे नवीन भूभाग क्या है? तो 2 पॉइंट याद रखिएगा। भारत का सबसे प्राचीन भूभाग, सबसे प्राचीन, प्राचीन भूभाग। और एक याद रखिएगा नवीन, नवीन भूभाग। तो प्राचीन में जो है हो जाएगा क्या जी? दक्कन, दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप। वही याद रखिएगा सबसे नवीन में हिमालय, क्या हो जाएगा? हिमालय। कई बार जो है यहाँ पे आपको गंगा, गंगा का विशाल मैदान भी देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि गंगा का विशाल मैदान ऑप्शन नहीं है। तो इस अकॉर्डिंग जाए तो नवीनतम भूभाग कौन सा हो जाएगा? तो कौन हो जाएगा जी? हिमालय। कौन हो जाएगा? हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा कि गोंडवाना, गोंडवाना सेल किसके लिए प्रसिद्ध है? गोंडवाना, गोंडवाना सेल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिए कि गोंडवाना सेल जो है मुख्य तौर पे कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयला के लिए। किसके लिए? कोयला के लिए। अगर बात करें कि गोंडवाना सेल का जो है सर्वाधिक कोयला मतलब कहाँ पाया जाता है तो याद रखिएगा झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड में। कहाँ पे पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है। झारखंड में। कहाँ पे ये पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है। आगे याद रखिएगा, आगे आप याद रखिएगा कि कोयला सर्वाधिक जो है झारखंड में पाया जाता है। अगर ये आपसे पूछे कि कोयला सर्वाधिक भंडार, भंडार, भंडार में अगर बोले
कि सर्वाधिक, सर्वाधिक भंडार, भंडार की बात करें तो सर्वाधिक कोयला का जो भंडार है वो कहाँ है जी? झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड में है। अगर बात करें कि सबसे अधिक कोयला का जो सर्वाधिक उत्पाद, सर्वाधिक उत्पाद, सर्वाधिक उत्पाद, तो सर्वाधिक जो उत्पाद किया है वो कौन किया है जी? ओडिशा। कौन किया है? ओडिशा। ओडिशा। और यह जो है डाटा 2025-26 के अकॉर्डिंग का है कि ये डाटा बदलते रहता है। कभी कभी आप देखिएगा कि छत्तीसगढ़ रहेगा, कभी आपको देखने को मिलेगा कि यह उड़ीसा रहता है। तो याद रखिएगा कि कोयला का जो सर्वाधिक उत्पाद कौन कर रहा है? उड़ीसा किया है। वहीं सर्वाधिक भंडार कहाँ है जी? झारखंड। और गोंडवाना सेल किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। किसके लिए? कोयला के लिए। अगर आपसे पूछे कि अभ्रक, ये जो अभ्रक देख रहे हैं, यह कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, कारखाना में उपयोग किया जाता है विद्युत क्षेत्र में। अभ्रक का जो सर्वाधिक उत्पाद अगर बात करें तो बिहार में कई बार पूछा जाता है कि बिहार में इसका उत्पाद, तो बिहार में इसका उत्पाद मतलब रोहतास, रोहतास क्षेत्र में जो है इसके उत्पाद सर्वाधिक क्षेत्र मतलब मात्रा में पाई जाती है। बताएंगे बताएंगे आगे, आगे साइंस वाले सर आपको अच्छा से बता सकते हैं हमसे अच्छा से। आगे ये धारवाड़ सेल समूह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? धारवाड़, देखिए वहां क्या देखे आप? वहां क्या देखे? गोंडवाना था। गोंडवाना, तो गोंडवाना किसके लिए फेमस था? कोयला के लिए। अब यहाँ पे याद रखिएगा धारवाड़, तो धारवाड़ किसके लिए फेमस है? तो धारवाड़ जो है सोना के लिए फेमस है। किसके लिए? सोना के लिए। और याद रखिएगा कि सोना के लिए जो है कर्नाटक का एक खान सबसे ज्यादा फेमस है। कर्नाटक का, कर्नाटक का जो है खान कोलार का खान। कोलार की खान, ये जो कोलार की खान है किसके लिए फेमस है जी? तो याद रखिएगा कोलार की खान किसके? सोना के लिए फेमस है। किसके लिए? सोना के लिए। किसके लिए? सोना के लिए। अगर वहीं अगर बात करें कि कर्नाटक की, कर्नाटक में याद रखिएगा बंगलोर, बंगलोर कर्नाटक की राजधानी बंगलोर। वहीं याद रखिएगा कि यहाँ का जो है नया मुख्यमंत्री डीके बना है। समझे? इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, न्यू मुख्यमंत्री जो है डीके को चुना गया है। आगे आइए, कह रहा है कि भारत में सबसे अस्थिर भूभाग, भारत में सबसे अस्थिर भूभाग किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा प्रायद्वीपीय पठार को जो है सर्वाधिक मतलब स्थिर भूभाग माना जाता है। सर्वाधिक स्थिर भूभाग माना जाता है। लेकिन वही कहेगा सबसे ज्यादा अस्थिर, अस्थिर, तो याद रखिएगा हिमालय क्षेत्र को जो है सबसे ज्यादा अस्थिर माना जाता है, सर्वाधिक नहीं। आगे आइए, नेक्स्ट देखें, कर रहा है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? तो याद रखिएगा दक्कन ट्रैप का जो निर्माण हुआ है बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। किससे हुआ है? बेसाल्ट चट्टान से। और दक्कन ट्रैप जो है एक तरह से माना जाए तो मुख्य तौर पे दक्षिण भारत, दक्षिण भारत क्षेत्र में जो है इसका सर्वाधिक विस्तार माना जाता है। तो दक्कन ट्रैप किस चट्टान से निर्मित है जी? बेसाल्ट चट्टान। किससे? बेसाल्ट चट्टान। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विंध्य शैल, विंध्य शैल, विंध्य शैल मुख्यतः किससे बने हैं? विंध्य शैल, विंध्य शैल किससे मुख्य रूप से बने हैं? तो आपको इसमें ऑप्शन मिल रहा है अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान, कायंत्री चट्टान और बेसाल्ट चट्टान। तो देखिए विंध्य, आप 4 गो पर्वत दिखाएं। सबसे पहला क्या दिखाए थे? आर्कियन, उसके बाद धारवाड़, उसके बाद कुडप्पा, और उसके बाद क्या देखे थे? विंध्यन। क्या देखे थे? विंध्यन। तो विंध्यन अगर बात करें कि विंध्यन किससे मुख्य तौर पर निर्माण हुआ है, तो याद रखिएगा आग्नेय से। किससे? आग्नेय से निर्माण हुआ है, आग्नेय। आगे ये भारत का सबसे पुराना पर्वत देखिए, अब एक चीज देखिए, भारत का सबसे पुराना पर्वत, तो विश्व में जो है सब मतलब प्राचीन पर्वतों में से एक किसे माना जाता है? अरावली को माना जाता है। किसे माना जाता है? अरावली को माना जाता है। और अरावली की मुख्य चोटी की बात करें, सबसे मतलब जो सर्वोच्च चोटी है तो वो है कौन सा? गुरु शिखर। कौन सा? गुरु शिखर, गुरु शिखर। अगर बात करें हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट।
माउंट एवरेस्ट। वहीं याद रखिएगा नीलगिरी, तो नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है दोदा, दोदा बेटा, दोदा बेटा। आगे याद रखिएगा कि सतपुड़ा, सतपुड़ा, सतपुड़ा की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है धूपगढ़ी, 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 धूपगढ़ी। धूपगढ़ी जो है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। वहीं नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी माना जाए तो दोदा बेटा। वहीं अगर अरावली की सबसे ऊंची चोटी माना जाए तो गुरु शिखर, और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा? माउंट एवरेस्ट। कौन सा? माउंट एवरेस्ट। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। इन सब ने मारे हैं। भारत का सबसे पुराना पर्वत याद रखिएगा अरावली, अरावली। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे याद रखिएगा कि छोटा नागपुर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, समझे? तो देखिए छोटा नागपुर पठार जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए, लोहा के लिए, अभ्रक के लिए, या उपयुक्त सभी के लिए। सबसे पहले यही याद रखिए कि छोटा नागपुर पठार को भारत का रूढ़ प्रदेश कहा जाता है, रूढ़ प्रदेश। तो इसे जो है भारत का रूढ़ प्रदेश कहते हैं, रूढ़ प्रदेश कहते हैं, क्योंकि खनिज से जो है ना जी एकदम लबालब भरल है। छोटा नागपुर पठार जो है खनिज से एकदम पूरा प्रयुक्त रूप से भरा हुआ है। तो यहाँ पे कोयला भी पाया जाता है, लोहा अयस्क भी पाया जाता है, अभ्रक भी पाया जाता है, मतलब बोले तो सभी, इनमें से सभी पाया जाता है। आइए क्या झारखंड में आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिमालय, हिमालय का निर्माण किस प्लेट के टकराव से हुआ? हिमालय का निर्माण किस प्लेट के टकराव से हुआ है? तो याद रखिएगा कि हिमालय का जो मतलब निर्माण हुआ है वह भारतीय एवं यूरेशिया प्लेट के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ। माना जाता है यहाँ पे जो है सागर हुआ करता था, जितने भी अवसाद होता था सभी सागर में आ जाता था। बाद में क्या हुआ कि टकराव हुआ, तो जितना अवसाद था ना, अब मान लीजिए दो ही टकराया तो बस ऐसे उठ गया। अब ऐसे उठ गया तो उसी से क्या हो गया, हिमालय का निर्माण हो गया। और हिमालय का निर्माण जो है इसे नवीन वलित पर्वत माना जाता है, मतलब नया अभी युवा माना जाता है। इसका निर्माण माना जाता है कि इसका क्या है कि ऊंचाई अभी भी धीरे धीरे बढ़ रही है। और यही कारण है कि जब इसका मतलब पहली बार चेक किया गया था तो उसमें जो है 8848 निकला, लेकिन फिर बाद में चेक किया गया तो 2 मीटर बढ़ गया था। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं हिमालय अभी भी अग्रसर है। इस प्रकार याद रखिएगा कि हिमालय का निर्माण किस प्लेट के टकराव से हुआ जी? तो याद रखिएगा भारतीय एवं यूरेशिया प्लेट के टकराव से। किससे? भारतीय एवं यूरेशिया प्लेट के टकराव से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी किस प्रकार की घाटी है? हिमानी घाटी, रिफ्ट घाटी, नदी घाटी और ज्वालामुखी घाटी। तो सबसे पहले ये जानिए कि इसका आंसर होगा रिफ्ट घाटी। क्या होगा? रिफ्ट घाटी। अब हम ये जानते हैं कि रिफ्ट घाटी होता क्या है। तो देखिए अब मान लीजिए भूकंप आया, समझे? अब भूकंप आया, भूकंप आया तो क्या हो गया कि भूभाग में दरारें पड़ गई। अब दरारें पड़ गई तो वही जो भाग हो गया वही भाग, उसे क्या कहते हैं? रिफ्ट घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्ट घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्ट घाटी। अब वो जो भूभाग दरारें मतलब गड्ढा हो गया, उससे क्या होगा कि या वहाँ झील निर्माण हो जाएगा या वहां से कोई नदी उदी बह जाएगी। तो इसीलिए याद रखिएगा कि नर्मदा घाटी मतलब नर्मदा घाटी किस प्रकार की घाटी है जी? तो याद रखिएगा रिफ्ट घाटी। किस प्रकार का? रिफ्ट घाटी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे याद रखिएगा ताप्ती किस घाटी से बहती है? तो जो ताप्ती नदी है, ताप्ती, ताप्ती नदी जो है रिफ्ट घाटी से बहती है। किससे बहती है? रिफ्ट घाटी से। हाँ इसका भी रिफ्ट होगा, इसलिए याद रखिएगा कि ताप्ती, ताप्ती नदी जो है किससे बहती है जी? रिफ्ट घाटी से। और रिफ्ट घाटी समझ गए कि रिफ्ट घाटी कहते किसे हैं। आगे देखिए कह रहा है दक्कन पठार के उत्तर में कौन सा पर्वतमाला है? अब देखिए दक्कन, दक्कन, दक्कन मुख्य तौर पे माना जाए, एगो उठिए अगला बेंच पे आइए। हाँ तुम आओ, उठो उठो जल्दी आओ, उठो, आइए आगे। तो बात करें कि दक्कन पठार के उत्तर में कौन सी पर्वतमाला है? दक्कन पठार के उत्तर में कौन सी पर्वतमाला है? तो याद रखिएगा कि यह मुख्य तौर पे जो है महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाया जाता है। और इसमें जो है विंध्य, अगर अरावली की बात करें, अरावली की बात करें तो आप इस प्रकार देखिएगा
अरावली जो है कहीं ना कहीं गुजरात राजस्थान में पड़ जाता है। अगर बिंद की बात करें तो बिंद कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। नीलगिरी की बात करें तो नीलगिरी आपको मुख्य तौर पे कहाँ पे जी, तमिलनाडु में। पूर्वी घाट, तो पूर्वी घाट तो ये हो गया, और ये हो गया आपका मुख्य तौर पे कहे तो कौन सा, दक्कन का पठार। तो कह रहा है उत्तर में कौन पाया जाता है, तो उत्तर में आप अनुमान लगाइए कि उत्तर में कौन है जी, उत्तर में बिंद है। कौन है, बिंद है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिंद हो जाएगा। तो याद रखिएगा दक्कन के पठार के उत्तर में कौन सा पर्वतमाला है जी, बिंद। कौन सा, बिंद। आ गया ये मध्य में, हाँ बोल चल सकता है। अब देखिए कह रहा है काली मिट्टी, काली मिट्टी का संबंध किससे है, काली मिट्टी का संबंध किससे है। तो काली मिट्टी मुख्य तौर पे आप देखिएगा तो कहाँ पे इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा, तो यह दक्कन के पठार क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा मतलब इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो इसलिए याद रखिएगा इसका भी आंसर क्या होगा, दक्कन ट्रैप होगा। क्या होगा, दक्कन ट्रैप, मतलब बोले तो ऑप्शन बी। तो काली मिट्टी का संबंध किससे है जी, दक्कन ट्रैप। अगर बात करें तो काली मिट्टी से याद रखिएगा कि इसमें जो है कपास, कपास उपजाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त माना जाता है। कपास, कपास उत्पाद के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध माना जाता है। अगर वही अगर पूछे कि कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो याद रखिएगा कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। नागपुर में कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये समझ गए काली मिट्टी, काली मिट्टी का संबंध किससे, दक्कन ट्रैप से। और यहाँ पे सर्वाधिक उपयुक्त किसके लिए है जी, कपास के लिए, और कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में। आगे बढ़ते हैं। क्या वो लिख नहीं पाते हैं, तेजी में हाथ चलाते रहिए महाराज। चलिए आगे आइए, आगे आइए। आगे आइए। भारत का जो सबसे पुरानी पुरानी चट्टान किस युग की है जी, तो देखिए सबसे पुरानी अगर चट्टान बोले तो याद रखिएगा आर्कियन। कौन सा, आर्कियन। अब देखिए वहां पे आर्कियन आपको ऑप्शन नहीं था, वहां पे क्या था, धरवार था। लेकिन आप याद रखिएगा एडी के भी, समझे, एडी के भी, एडी के भी, एडी के भी, आर्कियन, धरवार, कुडप्पा, बिंद। तो इस प्रकार अगर याद रखते हैं तो ये चट्टान आपको याद रह जाएगा। सबसे प्राचीन की बात करें तो क्या हो जाएगा जी, आर्कियन। क्या हो जाएगा, आगे आइए, आगे ध्यान दीजिए। कह रहा है भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है जी। अब देखिए भारत का सबसे बड़ा पठार, सबसे बड़ा पठार की बात कर रहा है, समझे। तो पठारों का पठार जो है, पठारों का पठार कहा जाता है दक्कन पठार को। पठारों का पठार, पठारों का पठार कहा जाता है दक्कन पठार को। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, दक्कन का पठार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दक्कन का पठार, हाँ 22 का डी। डी। आगे ये कह रहा है पूर्वी घाट, पूर्वी घाट किस प्रकार के पर्वत हैं जी। देखिए पूर्वी घाट, तो पूर्वी घाट जो है किस प्रकार के पर्वत माना जाता है, तो याद रखिएगा कि पूर्वी घाट का जो पर्वत है ब्लॉक पर्वत का भाग माना जाता है। किसका, ब्लॉक पर्वत का भाग माना जाता है। आगे ध्यान दीजिए, कह रहा है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है, पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है। तो याद रखिएगा ये वाला जो भाग देख रहे हैं, ये वाला भाग, यही क्या है जी, पश्चिमी घाट। क्या है, पश्चिमी घाट। क्या है, पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट का जो है माना जाता है कि ताप्ती, ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी के मुहाना तक, कन्याकुमारी के मुहाना तक, मुहाना तक इसका विस्तार है। और इसका विस्तार माना जाता है 1600 किलोमीटर में है जी। कितना, 1600 किलोमीटर में। कितना में, 1600 किलोमीटर में इसका विस्तार माना जाता है। अगर बात करें कालसुबाई पर्वत महाराष्ट्र में, इसी में पड़ जाता है। और याद रखिएगा कि पश्चिमी घाट में 4 दर्रा भी है, 4 दर्रा भी है। चारों दर्रा का नाम याद रखिएगा, घोर घाट, घोर घाट याद रखिएगा, थाल घाट, थाल घाट,
थाल घाट, आगे याद रखिएगा पाल घाट, आगे याद रखिएगा सेनकोटा, सेनकोटा, सेनकोटा। इसमें जो है ये दो दर्रा जो है महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है, ये दो जो है महाराष्ट्र में पड़ जाता है। अगर बात करें ये दो की बात करें तो ये दोनों जो है केरल में पड़ जाता है। तो याद रखिएगा भोर घाट और थाल घाट कहाँ है जी, महाराष्ट्र में। वही याद रखिएगा कि पाल घाट और सेनकोटा कहाँ है, या केरल में पड़ जाती है। तो इस प्रकार जो है इसका आंसर याद रखिएगा कि इस पश्चिमी घाट को सह्याद्री के भी नाम से जानी जाती है। तो पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है जी, सह्याद्री। क्या नाम है, सह्याद्री। आगे आइए, हाँ ऑप्शन क्या था जी, ऑप्शन बी। आगे आइए, भारत में पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का मुख्य, पेट्रोलियम का जो है मुख्य भाग किस में माना जाता है। तो याद रखिएगा कि पेट्रोलियम का जो मुख्य भाग माना जाता है वो किस में माना जाता है जी। तो देखिए पेट्रोलियम, सबसे पहले यही याद रखिए पेट्रोलियम, पेट्रोल कैसे उत्पाद होता है। अब मान लीजिए कि कोई अवसाद वगैरह, कोई गाछ वृक्ष, कोई जीव जंतु दबा गया, अब वही धीरे धीरे क्या हुआ, करोड़ों वर्ष के बाद जो है तेल कोयला वेला में बदल गया, और इस प्रकार जो है पेट्रोल का निर्माण हुआ। तो आग्नेय में किसी भी प्रकार का अवसाद नहीं पाया जाता है, समझे। आग्नेय में किसी भी प्रकार का अवसाद नहीं पाया जाता है। अवसाद जो पाया जाता है अवसादी चट्टान में पाया जाता है। इसलिए जो है पेट्रोल का जो है निर्माण अगर बात करें तो किस में हो जाएगा, अवसाद चट्टान में। किस में हो जाएगा, अवसादी चट्टान में। इसमें जो है धात्विक खनिज, धात्विक खनिज, धात्विक खनिज जो प्राप्त होगा किससे होगा जी, वो याद रखिएगा कि धात्विक खनिज किससे होगा, आग्नेय से होगा। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, हाँ आंसर क्या हो जाएगा, अवसादी। आ जाइए आगे, कर रहा है, देख लीजिए इसको। गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान किस प्रकार का मैदान है। तो सबसे पहले याद रखिए कि गंगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र की मैदान किस प्रकार का है। तो याद रखिए कि इस क्षेत्र में क्या है कि बहुत सारा नदी वगैरह बहती है जी। गंगा की नदी की बात करें तो गंगा भी मुख्य तौर पे बहती हुई नदी है उधर साइड। चलिए आगे बात करें, अगर आगे की बात करें तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी हो गया। ये क्या हो गया, ब्रह्मपुत्रा नदी हो गया। तो ये क्या है, मुख्य तौर पे ये क्या है कि ये नदी सब सालों भर, सालों भर, सालों भर जो है यह नदी जो है जल मतलब चलते रहती है इसमें। इस प्रकार जो है इस क्या हो जाएगा, जलोढ़, क्या हो जाएगा, जलोढ़ मैदान। क्या हो जाएगा, जलोढ़ मैदान। नहीं, आ जाइए आगे। तो बात करें कि गंगा और ब्रह्मपुत्र मैदान किस प्रकार का मैदान है जी। तो याद रखिएगा जलोढ़ मैदान है। क्या है, जलोढ़ मैदान। अगर मरुस्थलीय मैदान की बात करें तो मुख्य तौर पे आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, राजस्थान में देखने को मिलेगा। आइए नेक्स्ट आगे बात करें, हिमालय किस प्रकार की पर्वत है। देखिए तो हिमालय के बारे में पहले ही बता दिया कि हिमालय क्या है, नवीन बलित पर्वत है, नवीन बलित पर्वत है। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं क्या जी, माउंट एवरेस्ट। क्या, माउंट एवरेस्ट। अगर बात करें, याद रखिएगा कि कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि माउंट एवरेस्ट जो मतलब जो हिमालय पर्वत है उसका पर्वत श्रेणी को मतलब जो ऊंची चोटी है उसको दर्शाने के लिए। तो एक ट्रिक याद रखिएगा, नंगा का कामेत नंदा है जो कैलाश पर्वत से धो रही अन्न है, माउंट मकालू कंचन से नाम पूछा, समझे। अगर इसको याद रखते हैं तो इस पे निकल जाएगा। मध्य निषेध में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि इसको क्रम में सजाइए। इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत को याद हुआ होगा। अब जिसके सेट में आया हो लेकिन आया था। तो हिमालय किस प्रकार की पर्वत है जी, नवीन वलवत। क्या है, नवीन वलित पर्वत है। किस प्रकार का पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है। आगे देखिए कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक भूकंप, सर्वाधिक भूकंप। तो भूकंप जो है अगर बात करें, भूकंप हिमालय पेटी के अंतर्गत जो है सर्वाधिक भूकंप आता है। और अगर बात करें तो जापान का नाम सुनिएगा, समझे। जैसे मंसीराम, मंसीराम में जो है, मंसीराम में वर्षा होना आम लाजमी बात है, समझे। उस प्रकार, कौन सा फोन बज रहा है, तो इसलिए याद रखिएगा
कि भारत में जो सर्वाधिक भूकंप अब कहा मंसीराम, जैसे मंसीराम में वर्षा होता है, समझे, उसी प्रकार अगर बात किया जाए कि सर्वाधिक भूकंप की बात करें तो जापान में आता है जी, जापान में, समझे। और जापान में जो है, जापान में घर जो बनाया जाता है भूकंप रोधी बनाया जाता है। अगर भारत की जो है सर्वाधिक मतलब सबसे सर्वप्रथम भूकंप रोधी मकान की बात करें, भारत में सर्वप्रथम भारत में जो है प्रथम बार जो भूकंप रोधी मकान बनाया गया था, दरभंगा में बनाया गया था। दरभंगा महाराजा बनाए थे और यह बनवाए थे 1834 में। 1834 में जो है प्रथम बार यह मतलब भूकंप ये जो भूकंप रोधी मकान बनाए थे। तो याद रखिएगा कि भारत में सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में आता है, तो याद रखिएगा कि इसमें जो है हिमालय, किसमें जी, हिमालय वाले भाग में जो है सर्वाधिक भूकंप आता है। आगे की बात करें, आगे याद रखिएगा कि भारत का सबसे कठोर शील्ड क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा भारत का जो सबसे कठोर शील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा जी। अब आ जाइए, देखिए कह रहा है गोंडवाना कोयला क्षेत्र में मुक्त कहाँ है जी, तो गोंडवाना क्षेत्र पहले ही बता दिए, गोंडवाना मुक्त कहाँ है जी, झारखंड में। और यही कारण है कि झारखंड में जो सर्वाधिक कोयला है, सर्वाधिक कोयला कहाँ जी, झारखंड। वहीं याद रखिएगा कि सर्वाधिक ये भंडारण में है, लेकिन उत्पाद में अगर आपको दे दे उत्पाद में याद रखिएगा, उत्पाद में सबसे अभी कौन प्रथम में आया जी, हाँ, उत्पाद की बात करें तो उत्पाद में जो है ओडिशा जो है प्रथम स्थान पे है 2025-26 के डाटा के अकॉर्डिंग। तो गोंडवाना जो कोयला है यह मुख्य तौर पे कहाँ, झारखंड में पाया जाता है। अगर कोयला की प्रकार की बात करें तो कोयला का जो है सबसे प्रमुख, जो सबसे उच्च किस्म के जो कोयला होती है, उच्च किस्म की जो कोयला होती है वह होता है एंथ्रासाइट। और वहीं बात करें कि सबसे निम्न किस्म की कोयला की बात करें तो सबसे निम्न कोयला हो जाता है पीट कोयला। और यह जो है कोयला का जो है सबसे उच्च और निम्न की जो हम दर्शाते हैं, यह किस आधार पर दर्शाते हैं, यह दर्शाने का आधार है, या आधार माना जाता है कि कितना कार्बन उपलब्ध है, समझे। अगर कार्बन जितना अधिक है तो कोयला उतना बेहतर माना जाएगा। तो एंथ्रासाइट में जो है 90+ कार्बन माना जाता है, समझे। लेकिन वही पीट की बात करें तो 40 से 45% मतलब इसमें जो है कार्बन माना जाता है। तो सबसे उच्च किस्म का कोयला कौन सा जी, एंथ्रासाइट। और सबसे निम्न किस्म का कौन सा, पीट। अगर बात किया जाए कि कोयला उत्पाद में विश्व में सबसे नंबर 1 में कौन है, तो याद रखिएगा कोयला उत्पाद में जो है विश्व में सबसे नंबर 1 चीन है। आगे ये देखिए कह रहा है कुडप्पा शैल किस समूह मतलब किस राज्य में जो है सर्वाधिक है। अब देखिए A, B, K, V, ये 4 प्रकार का पर्वत देखे, आर्कियन, धरवार, कुडप्पा और विंध्य। तो कुडप्पा जो है, कुडप्पा का विस्तार सर्वाधिक किस राज्य में है, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है जी, आंध्र प्रदेश में। और याद रखिएगा कि भाषा आधार पर गठन होने वाला प्रथम राज्य है ये, भाषा आधार पर गठन प्रथम राज्य। और इसका जो गठन किया गया था तो याद रखिएगा 1953 में। कब, 1953 में जो है इसका गठन किया गया। हालांकि बाद में जो है
आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था वह भाषाई आधार पे हुआ था, और इसका जो भाषा था, भाषा क्या था जी? तेलुगु। तेलुगु, इसका भाषा क्या था? तेलुगु था। हालांकि बाद में जो है इससे फिर एक राज्य अलग हो गया, एक राज्य और अलग हो गया, तेलंगाना, जो माना जाए तो 2014 में जो अलग हुआ, तेलंगाना किससे? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कुडप्पा शैल किसका? आंध्र प्रदेश का। किसका? आंध्र प्रदेश का भूभाग है। आगे आइए, कह रहा है भारत के भूगर्भिक संरचना का आधार क्या है? समझे? भारत का भूगर्भिक संरचना का आधार क्या है? तो भारत का जो भूगर्भिक संरचना का आधार है वो क्या है? प्राचीन केट्रॉन। प्राचीन केट्रॉन जो है भारत का भूगर्भिक संरचना का आधार माना जाता है। आगे बात करें, भारत का भूगर्भिक इतिहास कितना पुराना है जी? 1 अरब वर्ष, 2 अरब वर्ष, 3 अरब वर्ष, 4.6 अरब वर्ष। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, भूगर्भिक संरचना का जो पुराना अनुमान लगाया जाता है वो अनुमान लगाया जाता है 4.6 अरब। कितना? 4.6 अरब वर्ष। क्या 32? क्या है 32 में जी? प्राचीन कैट्रॉन होगा। आगे आइए, देखिए आगे कर, अरावली पर्वतमाला का विस्तार किस दिशा में है? अरावली पर्वतमाला का विस्तार किस दिशा में है? अरावली पर्वतमाला का विस्तार किस दिशा में है? तो याद रखिएगा, अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है मुख्य तौर पे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में है। उत्तर पूर्व में है, या इस प्रकार बढ़ते हुए ना जी ऐसे गया है, इस प्रकार बढ़ते हुए ये ऐसे चला गया है। इसलिए जो है इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम से होकर उत्तर पूर्व तक माना जाता है। अरावली पर्वत जो है माउंट आबू, माउंट आबू पर्वत पे क्या है जी? गुरु शिखर है, और गुरु शिखर वही माउंट आबू पर्वत पे जो है दिलवारा का जैन मंदिर है। दिलवारा का जैन मंदिर, जिसका निर्माण जो है आदिल शाह के द्वारा जो है किया गया था इस मंदिर का निर्माण। आ गया ये, बिंद और सतपुड़ा के बीच में बहने वाली नदी कौन सा है जी? तो बिंद और सतपुड़ा के बीच बहने वाली नदी कौन सा है? तो गंगा, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा। सबसे पहले यही याद रखिए कि गंगा जो है, गंगा की अगर लंबाई की बात करें तो कितना है जी? 2525 किलोमीटर। अगर आगे बात करें नर्मदा का तो याद रखिएगा 1300। कहां से? कौन सा? गंगा क्या बिहार से? हाँ, ये उत्तराखंड से। हाँ? आप क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ, कटिहार से निकल जाता है। आगे आगे, तो गंगा, ये गंगा नदी की लंबाई कितना जी? 2525। कितना? 2525। वहीं याद रखिएगा कि नर्मदा का कितना? 1312। वहीं याद रखिएगा कि गोदावरी की लंबाई अगर पूछे तो याद रखिएगा 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर। और कृष्णा की लंबाई पूछे तो लगभग 1400 किलोमीटर माना जाता है। चलिए आगे आइए, गंगा नदी निकलती कहां से है जी? तो याद रखिएगा गंगोत्री हिमानी से। कहां से? गंगोत्री हिमानी से। गंगोत्री हिमानी से। ऐ बैठिए, कौन है जो होगा यहाँ आएगा, और ये भी लिखिए इसको। आइए आगे, अब आगे बात करें नर्मदा, तो नर्मदा जो है यह अमरकंटक श्रेणी से निकलती है। अमरकंटक श्रेणी से निकलती है। कहां से निकलती है जी? अमरकंटक श्रेणी से निकलती है। अगर वहीं बात करें कि गोदावरी, तो गोदावरी कहां से निकलता है जी? तो याद रखिएगा त्रियंबक से। कहां से? त्रियंबक, त्रियंबक श्रेणी महाराष्ट्र में नासिक जिला में पड़ता है। अगर बात करें कि कृष्णा कहां से निकलता है तो याद रखिएगा महाबालेश्वर। कहां से? महा
बालेश्वर श्रेणी, महाबलेश्वर श्रेणी, महाबलेश्वर श्रेणी। तो सबसे पहले यही याद रखिएगा कि अगर गंगा की आपसे लंबाई पूछे तो कितना कहिएगा जी, बोलिए। अगर नर्मदा की लंबाई पूछे तो कितना, 13-12, कितना 13-12। गोदावरी की पूछे तो क्या कहिएगा जी, 1465। वही याद रखिएगा कि कृष्णा की अगर बोले तो कितना कहिएगा, 1400 किलोमीटर, कितना 1400 किलोमीटर। अगर बात करें कि गंगा, गंगा की जो है, गंगा कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री हिमानी, किससे, गंगोत्री हिमानी। वहीं अगर बात करें कि नर्मदा कहाँ से निकलती है तो क्या कहिएगा जी, अमरकंटक से। अगर बोले कि गोदावरी कहाँ से निकलता है तो त्रियंबक, और कृष्णा की बात करें तो महाबलेश्वर। अब देखिए, अगर हम एक बात कहें कि गोदावरी, गोदावरी नदी जो है क्या है कि जी ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, समझे। दक्षिण भारत का सबसे लंबी नदी किसे माना जाएगा, गोदावरी नदी को। तो इस प्रकार जो है आंसर, सतपुरा और बिंद के बीच से कौन सा निकलती है, तो याद रखिएगा नर्मदा, कौन सा, नर्मदा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दक्कन ट्रैप का निर्माण किस युग में हुआ है, दक्कन ट्रैप का निर्माण किस युग में हुआ है। तो याद रखिएगा कि दक्कन ट्रैप का जो निर्माण हुआ है क्रिटियस युग में हुआ है। किसमें हुआ है जी, क्रिटियस युग में, किसमें, क्रिटियस युग में। तो इस प्रकार याद रखिएगा 36 का आंसर क्या हो जाएगा जी, ए आंसर हो जाएगा। आगे बात करें कि हाँ, भारत का सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है जी, तो कौन सा हो जाएगा, अरावली। कौन सा हो जाएगा, अरावली। कौन हो जाएगा, अरावली। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा जी, तो याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट। आगे याद रखिएगा कि अरावली का सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, गुरु शिखर। सतपुरा, सतपुरा की बोले तो धूपगढ़ी, और वहीं नीलगिरी की बोले तो दोदा बेटा, दोदा बेटा, जो कि यह दक्षिण भारत की दूसरी, मतलब दोदा बेटा जो है, दोदा बेटा जो है दूसरी, दोदा बेटा दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है दक्षिण भारत की। इस प्रकार जो है क्या कर रहा है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत कौन सा हो जाएगा जी, तो अरावली। क्या याद रखिएगा, अरावली। आगे आइए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन क्या होगा आंसर जी, नीलगिरी पर्वत कहाँ है। तो नीलगिरी जो है दक्षिण भारत की, इसकी जो है सबसे ऊंची चोटी क्या है, मतलब दक्षिण भारत के नीलगिरी, तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है जी, दोदा बेटा, दोदा बेटा। और ऊंचाई की बात करें तो 2637 मीटर, 2637 मीटर। तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, तो होगा किधर जी, उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, किधर होगा, दक्षिण भारत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी, दक्षिण भारत। क्या हो जाएगा, दक्षिण भारत। तो पूछा जाए कि नीलगिरी पर्वत का जो है कहाँ स्थित है, तो क्या कहिएगा, दक्षिण भारत में। कहाँ स्थित है, दक्षिण भारत। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र किस समूह से संबंधित है। अब देखिए, कोयला, कोयला किस मतलब समूह से संबंधित है, तो याद रखिएगा कि कोयला का जो है सबसे बड़ा समूह किससे, गोंडवाना से संबंधित है। किससे, गोंडवाना से। इसका जो है सबसे मतलब बड़ा क्षेत्र किसके माना जाता है जी, झारखंड को। किसे, झारखंड को माना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है धरवार किस सेल, मतलब धरवार सेल किस राज्य, मतलब किस राज्य में है, धरवार सेल। तो वहां पे आप देखिए, धरवार, कुडप्पा किस राज्य में जी, तो कुडप्पा जो है आंध्र प्रदेश में मुख्य तौर पे माना जाता है। और यह क्या कर रहा है कि धरवार, तो धरवार जो है कर्नाटक में, धरवार जो है कर्नाटक में, धरवार किस में हो जाएगा जी, कर्नाटक में हो जाएगा। तो याद रखिएगा धारवाड़ का विस्तार किस में है जी, कर्नाटक में। आगे आ जाइए, बड़ा है लावा पठार, लावा, लावा पठार का उदाहरण क्या होगा, छोटा नागपुर, मालवा, दक्कन और मेघालय। इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा जी, हाँ क्या, बड़ा है लावा, 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 लावा से निर्मित, मतलब ज्वालामुखी से निर्मित एक तरह से माना जाता है। तो इसे जो है दक्कन के पठार को ही आंसर माना जाएगा।
आगे देखिए कहा है शिवालिक हिमालय कौन से श्रेणी में अंतर्गत आ जाता है, मतलब कौन श्रेणी में आता है। तो हिमालय बताए थे सबसे ऊपर आप देखे थे क्या, ट्रांस हिमालय। ट्रांस के नीचे आप देखे थे बृहद हिमालय, क्या देखे थे, बृहद हिमालय। उसके नीचे देखे थे आप मध्य हिमालय, और उसके नीचे देखे थे वायु हिमालय। तो वायु हिमालय के नाम से हम किसे जानते हैं जी, शिवालिक को जानते हैं। किसे जानते हैं, शिवालिक को। तो सबसे ऊपर देखे थे ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। अगर उसके नीचे बात करें तो बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। और उसके नीचे बात करें तो मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। और वहीं अगर सबसे लास्ट की बात करें तो सबसे लास्ट में जो इसे हम शिवालिक कहते हैं, क्या कहते हैं, शिवालिक, शिवालिक। तो देखिए इसमें क्या ऑप्शन आ रहा है, आंतरिक तो होगा नहीं, मध्य कौन हो गया जी, मध्य, मध्य हिमालय ये बीच में हो गया, शिवालिक तो होगा नहीं, बाहरी हिमालय और सर्वोच्च हिमालय। सर्वोच्च हिमालय बृहद हिमालय को ही सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा बाहरी हिमालय। क्या हो जाएगा, बाहरी हिमालय। क्या हो जाएगा, बाहरी हिमालय। तो शिवालिक हिमालय किसके अंतर्गत आ जाएगा जी, क्योंकि सबसे ऊपर कौन सा, ट्रांस, उसके बाद बृहद, उसके बाद मध्य, उसके बाद शिवालिक। कौन सा, शिवालिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय प्लेट किस दिशा में बढ़ रही है, समझे। तो भारतीय प्लेट जो है किस दिशा में बढ़ रही है, तो इसका याद रखिएगा कि भारतीय प्लेट जो बढ़ रही है किधर बढ़ रहा है जी, उत्तर पूर्व में। किधर बढ़ रहा है, उत्तर पूर्व में बढ़ रहा है। किधर बढ़ रहा है, उत्तर पूर्व में बढ़ रहा है। आगे आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कह रहा है कि प्रायद्वीप भारत, प्रायद्वीप भारत, प्रायद्वीप भारत किसका भाग है, प्रायद्वीप भारत किसका भाग है। तो याद रखिएगा यह प्रायद्वीप भारत किसका भाग है जी, गोंडवाना का है। किसका है, गोंडवाना का है। किसका है, गोंडवाना का। अगर हम बात करें कि दो भाग में बट गया तो एक क्या था जी, अंगारा। क्या था, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और दूसरा था क्या जी, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। अब आ जाइए, अगर अंगारा लैंड की बात करें तो अंगारा लैंड में याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका, यूरोप, और याद रखिएगा एशिया, 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 एशिया। ये सब के सब किसके अंतर्गत आ जाएगा जी, अंगारा में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, अंगारा में। अगर गोंडवाना की बात करें तो याद रखिएगा दक्षिणी अमेरिका, आगे याद रखिएगा अफ्रीका, आगे आप याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया, आगे याद रखिएगा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। साथ में याद रखिएगा प्रायद्वीप भारत। इस प्रकार याद रखिएगा कि अंगारा लैंड के अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा जी, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। अगर बात करें कि गोंडवाना लैंड के अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका और प्रायद्वीपीय भारत। तो इस प्रकार गोंडवाना मतलब क्या कर रहा है, मतलब प्रायद्वीपीय भारत किसका भाग है जी, तो गोंडवाना लैंड का। किसका है, गोंडवाना लैंड का। मनुष्य का पालना किसे कहा जाता है जी, मनुष्य का पालना किसे कहा जाता है। तो मनुष्य का पालना याद रखिएगा कहाँ है जी, अफ्रीका में। कहाँ पे, अफ्रीका में। और जानते हैं मनुष्य उत्पत्ति में, जैसा आज आप सब हम आप हैं, इस प्रकार थोड़ी मानव हो गया जी। हाँ, मानव इस प्रकार नहीं था। मानव जिस प्रकार आज देख रहे हैं कि शॉर्ट पैंट पहन रहा है, बाल एकदम पूरा सीट के रखता है, समझे, पूरा ड्रेस मैचिंग, ऐसा थोड़ी था।
मानव मुख्य तौर पे एकदम 4 टांग पे था उस टाइम में, लेकिन धीरे धीरे मानव जो है विकसित होते गया, मानव विकसित होते गया। अब विकसित होते होते इतना विकसित हो गया कि आज इतना विकसित हो गया कि सभी जीव जंतु में सबसे विकसित प्राणी किसे मानव को माना जाता है। कहा जाता है कि मनुष्य और बंदर के बीच अंतर क्या उत्पन्न है, समझे? यही माइंड, समझ, सोचने समझने की, कोई भी चीज को समझने की। अब जितना लगाव आप इंसान के बीच में होता है, हर एक जीव के बीच उतना लगाव होता है। कोई भी जीव जंतु, कोई भी पक्षी वगैरह, हर के बीच उतना लगाव होता है, सबके बीच माना जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कम। अब देखिए, एक कहानी आप सबको बताते हैं। एक एक जो है ना, उसको समझ दीजिए। एक जो है चिड़िया था, समझे? एगो चिड़ै था। वो दोनों में जो है ना आपस में हमेशा लड़ाई होते रहता था। तो उस चिड़िया का कहने का अर्थ था, चिड़िया मतलब फीमेल और चिड़ै मतलब मेल, समझे? तो चिड़िया का कहने का अर्थ, चिड़िया का कहने का मतलब था कि तुम हमें प्यार नहीं करते हो। बोला ना, हम तो प्यार बहुत करते हैं तुम्हें। तो बोला ठीक है, जो अगर सबसे ज्यादा प्यार करता होगा वह कल इस डाली पे आके सबसे पहले बैठेगा, बोलेगा। तो चिड़ै जो है बोला ठीक है, चिड़िया उड़ गई, समझे? रात में क्या हुआ कि तेज आंधी तूफान आया, बारिश ओलावृष्टि हुआ। और इस ओलावृष्टि में क्या हुआ कि वो जो चिड़ै था वो मर गया। सुबह में जो है चिड़िया आई, देखा तो चिड़ै मरा हुआ है। तो वो लिख दिया था कि तुम हमें प्यार की साबित करने के लिए कही ना, तुम तो उड़ के यहाँ से चली गई, लेकिन मैं सारी रात यहीं पे बैठा रहा ताकि तुम जब भी पहुंचो तो हम सबसे पहले तुम्हें यहाँ मिले। और हुआ ये कि बाद में जो उस चिड़िया के पास पछतावा के अलावा कुछ नहीं रहा, वो लाइफ टाइम पछताते रहा। हाँ, पछताते रही, लाइफ टाइम वो पछताते रही। और आज अभी जो है, अभी का जो जनरेशन चल रहा है, रिश्ता जानते हैं दो आधार पे टूटता है, दो आधार पे। एक तो अगर आप अपने पार्टनर को चीट कर रहे हैं तब टूटेगा, और दूसरा टूटेगा आपकी गलत फहमी। अगर ये दो चीज, सर्वाधिक रिश्ता टूटती है, आप चीट कर रहे हैं उससे, थोड़ा बहुत रिश्ता टूटता है गलत फहमी से। अब हर एक चीज का दो पहलू होता है। अब जो है आप एक पहलू को लेके चल रहे हैं, आप जो पहलू को देख रहे हैं, सिक्का उसी प्रकार थोड़ी है जी। अब सिक्का को आप हेड में देख लेते, हेड थोड़ी है, उसके नीचे टेल भी है। लेकिन अगर आप हेड को लेके चल रहे हैं तो फिर आप गलत सोच रहे हैं। हर चीज का दो पहलू होता है। आप सोचने के लिए कुछ भी सोच सकते हैं, क्योंकि मस्तिष्क है, इसको जितना अगर सोचने के लिए दीजिएगा ना उतना ज्यादा सोचते जाएगा, वो इतना ज्यादा सोचेगा। और बाद में वही गलत फहमी के कारण क्या होता है कि अच्छा से अच्छा रिश्ता नहीं। और बाद में वही लड़की, लड़की हो या लड़का हो, जो भी हो भाई, अगर आप प्यार किए या कुछ भी किए तो आपको जबरदस्ती तो ऐसा नहीं है कि पकड़ के आपको एग्रीमेंट करवा लिया कि ना तोरा हमसे प्यार करना होगा, ऐसा तो नहीं ना हुआ जी। नहीं कोई करता है, कहीं ना कहीं दोनों तरफ से मतलब मेंटेन होता है, दोनों तरफ से हाँ भरी जाती है, तब उसके बाद स्टार्ट होती है। अब बाद में मान लीजिए लड़का हो या लड़की, अगर बाय द वे लड़का ही या लड़की ही कोई भी अपने अगले पार्टनर से यह कह दे आप हमारी जिंदगी बर्बाद कर दिए, ऐसा अगर कह दे, कितना तकलीफ होगा अगला के दिल पे। हर चीज आप अपने इच्छा से किए, और आज आप हमें कह रहे हैं कि जिंदगी बर्बाद कर दिए। मतलब यही सिला बच गया कि आप हमें बस ये कहिए कि हमारी जिंदगी बर्बाद कर दिए। मतलब अगला इंसान ये तक नहीं सोचता कि अगला के दिल पे क्या बीतेगा।
लेकिन थोड़ा भी वक्त नहीं लगाता इस बोलने में, आपने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अगर जिंदगी किसी का कोई बर्बाद करता है तो मूव ऑन हो जाओ भाई। अगर आपकी लाइफ बर्बाद हो रहा है तो आप उसमें क्या करिएगा रह के? कुछ नहीं करिएगा रह के। यदि लड़का या लड़की दोनों में से कोई समझदार होगा, अगर उसको कह दिया, समझे, अगर हल्का भी लड़का और लड़की के पीछे अगर स्वाभिमान होगा ना, उस लड़का के अंदर या लड़की के अंदर, जिसको बोला होगा, लड़की को डायरेक्ट कहेगा कि तुम आजाद हो, तुम अपनी जिंदगी अगर हमारे साथ रह के तो हम तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दिए, तो तुम अपना जिंदगी देखो। यदि हम तुम्हें बर्बाद ही कर दिए तब क्या है हम साथ में रह के? इसलिए कभी भी अगर आप सबका द एंड हो चैप्टर, कभी भी, आज न कल तो होगा ही, सबके लाइफ में जो चैप्टर होगा द एंड होना होना है, तय है द एंड होगा। कुछ मत कहिए, डायरेक्ट द एंड कर दीजिए। अब आप ही बाद में ब्लेम डाल रहे हैं कि हमारी जिंदगी बर्बाद हो गया, ऐसा हो गया, क्या ये गलत है कहीं ना कहीं, समझे? ओए, कौन दुनिया में खो गए महाराज? हाँ, तो पूरा एकदम मगन हो गए थे। आइए, कुछ इसलिए कहानियां लेना है जी। आइए आगे, आइए। कह रहा है सतपुड़ा पर्वतमाला किसके दक्षिण में है जी? देखिए, सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वतमाला, तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी क्या जी? हम्म, धूपगढ़ी। और इसके जो है दक्षिण में कौन सा है जी? नर्मदा। क्या सतपुड़ा किसके दक्षिण में है? नर्मदा के दक्षिण में। किसके? नर्मदा के दक्षिण में स्थित है। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारत गंगा मैदान, गंगा मैदान का निर्माण किससे हुआ है? देखिए, गंगा मैदान, अगर गंगा मैदान की बात करें तो गंगा मैदान अगर बात करें कहीं ना कहीं तो ये क्या है? गंगा जलीय, चलिए, और यह वर्ष भर अपनी जल को क्या करता है? बहाव करते रहती है, वर्ष भर जल को बहाव करते रहती है। अगर गंगा की बात करें तो गंगा जो है दो भाग में, उत्तर और दक्षिण, दो भाग में बहती है। तो याद रखिएगा कि उत्तर में जो इसकी सहायक नदी है, गंडक, बूढ़ी गंडक, महानदी, ये सब जो है इसकी उत्तरी उत्तरी सहायक नदी हो गया। तो गंगा का जो है दो भाग, गंगा, गंगा एक उत्तरी एक दक्षिणी। उत्तरी भाग में जो है, याद रखिएगा, बूढ़ी गंडक, वहीं याद रखिएगा सेकंड, गंडक। उसके बाद आप याद रखिएगा महानदी, महानदी। फिर उसके बाद याद रखिएगा आप महानदी के बाद बागमती, बागमती। उसके बाद याद रखिएगा कोसी, कोसी। यह जितनी भी नदी आप देख रहे हैं, यह सारी की सारी नदी गंगा में उत्तर की ओर से आके मिलती है, समझे? अगर हम बात करें कि दक्षिण दक्षिण से आकर मिलने वाली नदी, तो दक्षिण से जो नदी आगे मिलती है तो सबसे पहले याद रखिएगा सोन, फिर याद रखिएगा पुनपुन, पुनपुन। उसके बाद याद रखिएगा फल्गु। उसके बाद याद रखिएगा अजय, अजय। तो ये नदी है, ये नदी उत्तर से आके मिलने वाली ये नदी हो गया, दक्षिण से आके मिलने वाली नदी हो गया। अब उत्तरी नदी की बात करें तो उत्तर वाली जितनी भी नदी है सब वर्ष भर बहती है, लेकिन दक्षिणी वाली जो नदी है यह जो है बरसात टाइम में बहती है। अभी जो जैसे अभी बरसा वर्षा नहीं जाइएगा तो नाला बनल होगा, समझे? पुनपुन नदी पार से ऊपर एकदम टहलते पार कर जाइएगा। पटना से आप 12 किलोमीटर आगे जाइएगा तो पुनपुन नदी देखने को मिलेगा, और वहां पे जो है पुनपुन नदी है एकदम तैर के इस पार से ऊपर। आई फल्गु नदी, फल्गु नदी तो ऐसा नदी है कि एकदम बालू कोर के अंदर से पानी निकालना पड़ता है। आई जो अजय नदी देख रहे हैं, अजय नदी नाला है, समझे? नाला बहता है, टोन थोड़ा ठीक ठाक बहती है, समझे? वो भी उस हिसाब से पानी नहीं रहता है। अब आ जाइए आगे, याद रखिएगा कि गंगा के उत्तरी भाग, उत्तरी भाग के जो मैदान है उसे चौर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? चौर। क्या कहते हैं? चौर। इसके जो मैदान है, के मैदान को क्या कहते हैं? चौर कहते हैं, चौर, चौर, चौर।
जलोढ़ भाग, हमेशा इसमें जो है पानी लगा रहता है, पानी लगने वाले भाग। अगर वही बात करें कि दक्षिणी भाग के मैदानी भाग को जो है टाल टाल कहते हैं, टाल कहते हैं। आप देखते होइएगा, मोकामा में जाते होइएगा, मोकामा सब में सुनते होइएगा, मोकामा का टाल, बार का टाल, समझे, मतलब उधर का चौर है, समझे। तो ये चौर आप इधर इधर वाला भाग में जो देखते हैं, चौर मतलब बड़ा बड़ा खाली क्षेत्र है, समझे। देखते होइएगा कि मतलब बाढ़ टाइम में पूरा पानी उनी से भर जाता होगा लबालब, तो जो खाली मैदान होता है उसे चौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चौर। हाँ हाँ वही। और ये क्या भाव खाली स्थान जो होता है जी महाराज, भाव, अब बहुत सारा बड़ा खाली क्षेत्र है तो उसे ही चौर कहा जाता है। इस प्रकार जो है देखिए, गंगा के मैदान का निर्माण मतलब किससे हुआ है? गंगा मैदान का निर्माण किससे हुआ है? तो याद रखिएगा कि जलोढ़ निक्षेप से। किससे हुआ है? जलोढ़ निक्षेप से। अब देखिए, बात करें जलोढ़, तो आप देखते हुएगा कि जलोढ़ निक्षेपण जो है, अगर मिट्टी की बात करें, तो यह दो प्रकार की मिट्टी होती है जी। एक होता है खादर, एक होता है बांगर। क्या होता है? बांगर। तो खादर जो हो गया नया मिट्टी, क्या हो गया जी? जो प्रतिवर्ष बाढ़ आया, समझे, नयका मिट्टी को लाया आपके खेत में एकदम पसार दिया, तो ये मिट्टी क्या होता है? ज्यादा उपजाऊ होती है। लेकिन वही अगर बांगर की बात करें तो बांगर क्या है जी? पुराना मिट्टी है। क्या है? पुराना मिट्टी है, पुरानी मिट्टी है। क्या है? पुरानी मिट्टी है। तो इसलिए याद रखिएगा, इस जलोढ़ निक्षेप, गंगा मैदान जो है जलोढ़ निक्षेप का मतलब। अब आइए, कह रहा है कि भारतीय भूगर्भिक दृष्टि से सबसे युवा संरचना कौन सा है? तो सबसे युवा संरचना क्या हो जाएगा? तो देखिए, अरावली तो होगा नहीं, सबसे पुराना है, समझे। बिंद भी पुराना है, सतपुरा भी पुराना है। सबसे नया जो है क्या हो जाएगा? हिमालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिमालय। क्या हो जाएगा? हिमालय। और याद रखिएगा कि आप जो भारत का सबसे ऊंचा चोटी, भारत का सबसे ऊंचा चोटी K2 है, वो भी किसका? हिमालय का भाग माना जाता है। भारत में सबसे ऊंचा चोटी कंचनजंगा, वो भी किसका भाग है? हिमालय का भाग है। और हिमालय जो है, हिमालय एक पर्वत ही नहीं माना जाए तो संस्कृति विभाजक है, संस्कृति विभाजक। आप भारत में रह रहे हैं, आप दाल चावल पूर्ण रूप से शाकाहारी भोजन खाइएगा। आप पर्वत के ऊपर चल जाइए, चीन में जाइएगा, जोंक, चाली, समझे, आप सब मच्छर मार के फेंक देते हैं, तो सब मच्छर मार के वो गिलास में गोलियां रखता है, समझे। आप भोरे भोरे गर्म पानी में एकदम उसको खौला के आप पी जाएगा, एकदम इससे सेहत एकदम टनाटन रहती है। आप सब बेंग देख के डर जाते हैं, सब बेंग को पकड़ लेता है। जैसे आप सब परोर में जो है ना मसाला डाल के बना देते हैं जी, क्या कहते हैं उसे? भरुआ, समझे, भरता भरुआ जो कहते हैं, भरुआ ज्यादा बोलता है उसको। बेंग को पूरा एकदम क्या किया कि अंदर वाला सब मटेरियल निकाल दिया, ऊपर का खुइया को एकदम तेल में पूरा फ्राई कर दिया, बीच में मसाला भर दिया, रोटी के साथ मार दिया। तो मेढक क्या एक तरह से संस्कृति विभाजन भी है, साथ में जो है जलवायु विभाजन। अगर हिमालय नहीं रहता, हिमालय अगर नहीं रहता तो जिस प्रकार इधर जो है आप ठंडा और गर्मी का एहसास ले रहे हैं, भारत में ठंडा और गर्मी का एहसास नहीं लेते। वर्ष भर ठंडा रहता है, इधर एकदम बर्फ पड़ते रहता है, एकदम रूस वाला हाल रहता है, रूस वाला हाल। तो इसीलिए जो है हिमालय पर्वत ही नहीं, बहुत ही भारत के लिए अच्छा साबित होता है जी। तो याद रखिएगा, भारत का भूगर्भिक दृष्टि से सबसे युवा संरचना कौन सा जी? हिमालय। आगे, भारत के किस भाग में प्राचीन कठोर मतलब चट्टानें पाई जाती हैं? तो देखिए, याद रखिएगा, भारत का मतलब किस भाग में सबसे कठोर चट्टानें पाई जाती है? तो याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय में जो है सबसे कठोर चट्टान पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 49 नंबर का है बिंद सैल किस चट्टान का उदाहरण है जी? तो देखिए, बिंद सैल किस चट्टान का उदाहरण है? तो याद रखिएगा, यह किसका? अवसादी का है। किसका है? अवसादी का है। किसका? अवसादी का। और इसमें जो अवसादी चट्टान है, मुख्य तौर पे आप तेल पेट्रोलियम वगैरह जितना भी देखते हैं सब कहाँ? अवसादी में। आवाज आगे। डी, भारत का भूगर्भिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया है?
तो भारतीय भूगर्भिक तो याद रखिएगा आप, सबसे पहले याद रखिएगा हिमालय, हिमालय। उसके बाद याद रखिएगा सिंधु, गंगा। उसके बाद याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र की मैदान, ब्रह्मपुत्र की मैदान। उसके बाद याद रखिएगा, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, और एक 3 नंबर याद रखिएगा प्रायद्वीप पठार। यही 3 भागों में जो है भारतीय भूगर्भिक संरचना को बांटा गया। तो आंसर क्या हो जाएगा जी? सी हो जाएगा। इस प्रकार जो है बी होगा। अरे 3 गो संरचना महाराज यहाँ लिख दिए हैं, तो ये आप सब सी हम बोले थे ना, ना सी नहीं, बी होगा। 3 गो लिखे हैं, हिमालय, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र की मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। तो इस प्रकार जो है आपका प्रायद्वीपीय पठार कंप्लीट हुआ। ये जो है आपका मुख्य तौर पे आंसर है। इसे जो है आप यहाँ से मिला लीजिएगा, और बाकी बात अगर आंसर देखिएगा तो आप जो है इसका आंसर मुख्य तौर पे जो है इसका आंसर आप टेलीग्राम से भी मिला सकते हैं। और इसका क्वेश्चन जो है पर डे 5:30 बजे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से टेस्ट मारिए, और 6 बजे आपको जो है डिस्कशन के लिए अवेलेबल हो जाता है। 2 दिन पहले ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, फिर 2 दिन के बाद जो है वीडियो अपलोड हो जाती है, वहाँ से आप अपना मिला सकते हैं। तो फिर दोस्तों मिलेंगे, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा वो भी ज्योग्राफी का ही नेक्स्ट चैप्टर होगा। ये आपका ज्योग्राफी का 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया। और यदि इस 2 को मतलब जिस प्रकार ये हो रहा है चैप्टर वाइज डिस्कशन, अगर इस चैप्टर वाइज डिस्कशन को आप रेगुलर रखें तो आपकी तैयारी 6 महीना में बेहतर ही नहीं बहुत बेहतर हो जाएगी। और हम कोशिश करेंगे कि आपका जो भी आगामी एग्जाम बिहार पुलिस एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम से पहले आपका कम से कम 1400 टॉपिक कंप्लीट करवा दे। अभी फिलहाल धीरे चल रहे हैं, लेकिन एग्जाम जब नजदीक आएगी तो थोड़ा और तेजी में हम सब बढ़ेंगे। आप इस क्वेश्चन को जो भी क्वेश्चन इसमें देख रहे हैं सब PYQ क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। तो इस क्वेश्चन को आप याद करके बढ़ना है, और साथ में आप डिस्कशन, जो भी डिस्कशन हो रहा है इसे याद करते रहिए। काहे कि क्वेश्चन अगर आपको 50 ये क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन डिस्कशन से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना होती है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।